वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीजीटी अर्थशास्त्र जिसका पेपर अभी अक्टूबर 2021 में हुआ था उस पेपर को आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने सोल्व किया था। कुल प्रश्नों की संख्या 200 थी, जिसमें से 100 प्रश्नों को हमने पहले सोल्व किया था और आज के इस वीडियो में उसके बाद वाले जो प्रश्न है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमने देखा था पिछले वीडियो में, 11वां प्रश्न था, उसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया था, तो इसमें जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, जो नेबर कर्व्स होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए होना चाहिए इसमें। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन था 21वां, जिसमें हिक्स का जो अवधारणा है उपभोक्ता की बचत का, उसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हिक्स की जो उपभोक्ता बचत की 4 अवधारणाएं थी उसमें पहली तीनों अवधारणाएं थी, चौथी अवधारणा उससे संबंधित नहीं है। उसके बाद में हमने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां तक हम सोल्व कर चुके थे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है 101वां, प्लान हॉलीडे, योजना अवकाश जो है वो किसको कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 1966 से 69 की जो अवधि है उसको योजना अवकाश कहा जाता है, प्लान हॉलीडे कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट है 102, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट। ठीक है, प्रोफेसर नाइट का जो लाभ का सिद्धांत है, प्रोफेसर नाइट ने क्या बताया था कि जो लाभ है वो किस कारण से मिलता है, कि एक व्यवसायी क्या करता है, व्यवसाय में अनिश्चितता को उठाता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास का इसमें से महत्वपूर्ण जो संगठक है वो कौन सा है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है व्हेन टू और मोर कंट्रीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू एलिमिनेट इंपोर्ट कोटा एंड टैरिफ्स टू प्रमोट ट्रेड अमंग themselves, then such a group is कंट्री, किसको हम क्या कहेंगे, फ्री ट्रेड एरिया कहेंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तीव्र सतत और समावेशी विकास। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ए डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भुगतान संतुलन है उसमें जो घाटा होता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो भुगतान संतुलन में घाटे को दूर करने के लिए इनमें जो ब्याज की दर है उसमें वृद्धि करके भुगतान संतुलन में जो घाटा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन का जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहां पे है, जेनेवा। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष जो है वो भारत सरकार के द्वारा किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर जो होते हैं किसी कंपनी के, उनको क्या कहा जाता है, तो वो उस कंपनी के क्रेडिटर्स हम कह सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला है भारत के संदर्भ में ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि अलग अलग जो राज्य हैं वहां पे कीमत का स्तर अलग अलग है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई की जो नई परिभाषा है उसके अनुसार जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उसमें निवेश की जो सीमा है वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 करोड़ उसका जो टर्नओवर है वो होना चाहिए। अगला है ए पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री शोज द, किसी देश का जो
जनसंख्या पिरामिड होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? उस देश में जो पुरुष हैं, महिला हैं, उनकी आयु की संरचना को। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला है, ब्याज की जो अवधारणा है वो किसी विशेष समय में लिक्विडिटी, जो तरलता है, उसके साथ में संबंधित है। तो ये जो कथन है वो किसका है? प्रोफेसर किन्स का। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप या लिक्विडिटी प्रेफरेंस की जो थ्योरी है उसके साथ में संबंधित है। अगला है, हमारे पास में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। उपभोग फलन दे रखा है, कंजप्शन फंक्शन C इक्वल टू 20 प्लस 3/4 y, और y इक्वल टू कितना है? 80। तो यहाँ पे APC कितनी होगी? तो APC निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस y की जो वैल्यू 80 दे रखी है वो हम यहाँ पे इक्वेशन में लिख देते हैं। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास में आ जाएगा 20 प्लस 3/4, और y की जगह हमने लिख दिया 80। ठीक है, फिर आपका ये आ जाएगा 60 प्लस 20 करोगे 80। तो कंजप्शन कितना है? 80। और एपी से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? C अपॉन वाई। कंजप्शन अभी हमने निकाला था 80 आया था, और इनकम भी हमको यहाँ पे 80 दे रखी है। 80 में 80 का आप डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 1 आएगा। करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन बी। अगला है, द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा बाय पिक्टोग्राम। ठीक है, जो आंकड़े होते हैं उनको पिक्टोग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो आविष्कार है, डेवलप, इसको किसने किया था? करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सांख्यिकी जो है वो औसत का विज्ञान है। ठीक है, ये कथन किसका है? बाउले का। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, प्रमाप विचलन या मानक विचलन जो है, वो किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? समांतर माध्य की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हमारे पास में यहाँ पे मोड दे रखा है बहुलक, समांतर माध्य 8 दे रखा है, और वेरियांस, वेरियांस क्या होता है? प्रमाप विचलन का स्क्वायर, प्रसरण। ठीक है, प्रसरण हमारे पास में दे रखा है 121। मतलब प्रमाप विचलन का स्क्वायर कितना है? 121 है। अब यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा है कि ये जो स्क्वायर दे रखा है इसका अंडर रूट निकाल लो। तो अंडर रूट अगर हम 121 करेंगे कितना आ जाएगा? 11। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है वो किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए हम प्रमाप विचलन का प्रयोग करते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू एक्स का प्रमाप विचलन इंटू वाई का प्रमाप विचलन। नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेटिव मेथड, वैकल्पिक विधि कौन सी है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की? सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की। तो ये आपका रिग्रेशन जो होता है, प्रतिगमन, उसमें आप पढ़ते हो कि जो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, प्रतिगमन गुणांक, उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उसका अंडर रूट अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है? सहसंबंध गुणांक आ जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। सहसंबंध गुणांक किससे ज्ञात किया जा सकता है? प्रत्येक गमन गुणांकों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल के। नेक्स्ट है, प्रश्नावली विधि के बारे में। ठीक है, प्रश्नावली विधि जो है वो प्राथमिक डेटा, प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं, प्राथमिक समक, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है? ऑप्शन आपका सी, हरिद्वार। नेक्स्ट है, फ्लैगशिप प्रोग्राम दे रखा आपको, पूर्वोदय जो है वो किसके साथ में संबंधित है? करेक्ट आंसर इसमें है ऑप्शन ए, स्टिल। अगला है, पीएम आशा जो योजना है, ठीक है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे तीनों कथन जो दे रखे हैं वो सही हैं। करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, डिमांड क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब जो डिमांड कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। देन इंक्रीज इन 10% प्राइस, अगर प्राइस अगर 10% बढ़ जाए
तो देखिए जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, पूर्णतः बेलोजदार होती हैं, तो प्राइस चाहे बढ़े, प्राइस चाहे कम हो जाए, डिमांड में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होगा, ना तो डिमांड बढ़ेगी ना डिमांड घटेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो उत्पादन संभावना वक्र हैं वो प्रसंविदा वक्र कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो होते हैं मार्शल एजवर्थ बोर्ड की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन इसमें बी होगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, आर्थिक साम्य के हिसाब से अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है अब्सेंस ऑफ मूवमेंट, दूसरा है अब्सेंस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मूवमेंट। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही होगा, ठीक है। आर्थिक साम्य के बारे में अगर हम देखें तो उसमें मूवमेंट तो होता है, लेकिन मूवमेंट की जो रेट होती हैं वो क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एकाधिकार बाजार के संदर्भ में अगर हम देखें तो सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू, औसत आगम एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑन रिज लाइन, ठीक है। रिजु रेखाएं, परिधि रेखाएं जिनको कहा जाता है, उस पर जो सीमांत उत्पादकता है श्रम और पूंजी की वो कितनी होती हैं, शून्य होती हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है उसके अनुसार अगर हम देखें तो उत्पादन के स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। ऑप्शन आपका बी, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों होते हैं। नेक्स्ट है तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र के बारे में है। इनडिफरेंस कर्व जो होते हैं या तटस्थता वक्र जो होते हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों, क्योंकि अलग अलग उदासीनता वक्र क्या करते हैं, संतुष्टि के अलग अलग स्तर को बताते हैं। नेक्स्ट है जब कुल आगम अधिकतम होती है, when price on demand curve is fixed at point। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारा करेक्ट आंसर इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 1। ये हमारा एम आर यहाँ पे 0 है, उसमें इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, और जब एम आर 0 होता है उसमें जो कुल आगम है वो क्या होगी, अधिकतम होगी। तो जब कुल आगम अधिकतम होती हैं तो जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, इक्वल टू 1 होती है। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन आपका हो गया बी। अगला देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड डी पी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए जो जीडीपी मार्केट प्राइस है उसमें से मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और फिर इनडायरेक्ट टैक्स को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्सिडी को प्लस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है। जीडीपी मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है, और मार्केट प्राइस में अगर इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, और सब्सिडी माइनस करते हैं इसलिए यहाँ पे क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे। और ग्रोस है सकल, अगर हमको नेट चाहिए तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो गया ऑप्शन ए। अगला है all residential construction and inventory investment are included in fixed investment। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो होता है, मकान जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है, या माल सूची के ऊपर निवेश है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। ये आपका स्थिर निवेश है और ये आपका है माल सूची। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, सकल घरेलू निवेश आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी का इनमें से कौन सा घटक नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा।
अगला है एनएनपी। ठीक है, एनएनपी जो है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो जीएनपी है उसमें से हम मूल्यह्रास गिरावट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इनमें से ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको जीडीपी मार्केट प्राइस निकालनी है। यहाँ पे हमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट दे रखी है 3000, डेप्रिसिएशन दे रखा है 165, फिर हमारे पास में आर्थिक सहायता दे रखी है 45, कमोडिटी टैक्स दे रखा है 240, इंपोर्ट हमारा है 300 और एक्सपोर्ट है 360। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना है और ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है आपकी 3000। तो इसमें सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो हमारे पास में ग्रोस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको 165 प्लस करना पड़ेगा। फिर हमारे पास में मार्केट प्राइस हमको कैलकुलेट करना है, उसमें से आप क्या करोगे, यहाँ पे जो कमोडिटी टैक्स है 240 वो प्लस कर दोगे, और फिर जो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है +60, ये हम प्लस कर लेंगे। और इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आर्थिक सहायता है उसको माइनस कर देना। तो ये आप प्लस करके देख लेना और फिर उसमें से 45 को माइनस कर देना, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टी एंड कॉफी। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इनमें एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, धनात्मक। नेक्स्ट है नेशनल इनकम अकाउंट क्लासिफाइड इकोनॉमी इनटू, ठीक है, जो राष्ट्रीय आय लेखांकन होता है वो अर्थव्यवस्था को क्या करता है, 3 भागों में विभाजित करता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट हमारा है कोब वेब जो सिद्धांत है वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायोगिक संतुलन। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से किसको थर्ड रूट ऑफ लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड कहा जाता है, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी को कहा जाता है, आरपीटी जो सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन डी। अगला है एकाधिकारी शक्ति माप करने का लर्नर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, लर्नर इंडेक्स क्या है आपका, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, ये किसमें होता है, एजवर्थ का जो द्वि अधिकारी मॉडल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या होगा, जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगी। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन द फर्म्स म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, फर्मों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, ऐसा बाजार होता है अल्पाधिकार ओलिगोपोली मार्केट। अगला है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉमन साल्ट, ठीक है, जो साल्ट है, नमक है, उसकी डिमांड एक तरह से क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट है स्टैटिक फंक्शन, स्थितिक जो कार्य होता है मनी का, मुद्रा का, वो इनमें से क्या होता है, विनिमय का माध्यम, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागत इनमें से कौन सी है, ठीक है, विक्रय लागत वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापन के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 149 फिशर का जो समीकरण है विनिमय का, वो इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे सारे समीकरण जो हमको दे रखे हैं वो सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको क्या कहा जाता है, सरकार का एजेंट कहा जाता है, सरकार का सलाहकार कहा जाता है, और बैंकों का बैंक भी हम कहते हैं। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। फिर नेक्स्ट है मनी इल्यूजन, मुद्रा भ्रांति का जो अवधारणा है वो सबसे पहले फिशर ने दिया था, ठीक है, और इनमें से किन्स के साथ में वो संबंधित हैं। अगला है बैंकों को
रेशियो कौन सा है जो अपने पास में नकद रूप में रखना पड़ता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, SLR। लोग जितना भी पैसा व्यावसायिक बैंकों में जमा कराते हैं उसका एक निश्चित भाग व्यापारिक बैंकों को, व्यावसायिक बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को अपने पास में रखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं SLR। फिर है, इनमें से कौन सा वक्र जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अति परवलय होता है, कौन सा वक्र होता है, एवरेज फिक्स्ड, AFC को, AFC कर्व जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा के कौन कौन से घटक हैं इनमें से, ठीक है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, इन सभी को हम सम्मिलित करते हैं। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, केंद्रीय बैंक का इनमें से साख नियंत्रण का कौन सा उपाय नहीं है, साख सृजन, ठीक है, ऑप्शन आपका डी, ये उपाय नहीं यूज किया जाता है। फिर है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो चालू खाते को कहा जाता है, करंट अकाउंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड जो होता है वो उत्पादन विधि के साथ में संबंधित है, और उत्पादन विधि जो है वो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी हम कह सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गरीबी का जो दुष्चक्र की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, रेगनर नर्स के द्वारा, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है, इनमें से M1 में किसको सम्मिलित किया जाएगा, डिमांड डिपॉजिट्स को, ऑप्शन आपका बी। M1 इक्वल टू क्या होता है, C+D, ठीक है, और अदर डिपॉजिट को भी हम लेते हैं, तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट जो है वो किस में आएगी, M1 में। नेक्स्ट है, RBI हेल्प्स टू फाइनेंस इंडिया फॉरेन ट्रेड थ्रू, ठीक है, विदेशी व्यापार के लिए रिजर्व बैंक जो है वो सहायता हो जाएगी आपकी इसमें, ऑप्शन बी, एक्सिम बैंक। नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का इनमें से महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी है, तो सारी विशेषताएं जो हैं वो मुद्रास्फीति की हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष निर्धनता जो है वो कहां पे संबंधित हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनके साथ में, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती हैं वो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ जो प्रयोग होता है जिसका त्याग किया जाता है, करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, बैंक रेट इज डिसाइडेड बाय, ठीक है, बैंक दर का जो निर्धारण है वो कौन करता है भारत में, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन टू रिएक्शन कर्व्स ऑफ टू डिफरेंट फर्व्स इंटरसेक्ट, ठीक है, वहां पे क्या होता है, कूर्नो संतुलन का निर्धारण होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एमपी से अगर 0.5 है, मल्टीप्लायर कितना होगा, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.5, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अगला है, स्टैगफ्लेशन जो है वो किसके साथ में संबंधित है, ठीक है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ में बेरोजगारी भी एक तरह से क्या होती है, बढ़ती है, ऑप्शन सी। फिर है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो किस कारण से होगी, वस्तुओं की मांग अगर बढ़ जाए, ऑप्शन बी। अगला है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के अनुसार अगर हम देखें तो मनी सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेवल जो है वो कितनी होगी, इक्वल टू 1 होती है, मतलब जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी उसी रेशियो में क्या होता है, प्राइस लेवल जो है वो बढ़ेगा। अगला है, कौन सा व्यापार चक्र का जो मॉडल है वो बचत निवेश में संबंधों पर आधारित है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, काल्डोर का जो मॉडल है वो बचत निवेश की समानता के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है, फर्स्ट आइडिया ऑफ इफेक्टिव डिमांड,
ठीक है। इफेक्टिव प्रभावी मांग की अवधारणा जो है इसके बारे में फर्स्ट आइडिया किसने दिया था? इसमें मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए माल्थस होना चाहिए। ठीक है, बाद में किन्स ने इसका प्रयोग किया था, लेकिन सबसे पहले जो दिया गया था इफेक्टिव डिमांड का आइडिया वो T.R. माल्थस के साथ में संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंजप्शन। ठीक है, उपभोग का जो आधारभूत प्रमेय है वो किसके द्वारा दिया गया है? सैमुअल्सन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन 173 नोशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, फिर भी इसको आप मिला लेना। फिर नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग क्या होता है? ठीक है, जेंडर बजटिंग में क्या होता है? जेंडर के हिसाब से महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग बजट की व्यवस्था की जाती है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें जेंडर बजटिंग में महिलाओं के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है विच एजेंसी एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया? ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में किसके द्वारा की जाती है? CSO के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोलिजिव ओलिगोपोली। ठीक है, जिसमें अल्पाधिकारी फर्में क्या करती हैं? आपस में समझौता कर लेती हैं, तो इसको एक तरह से क्या कहा जाएगा? इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है बजट जो है वो फाइनली किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? तो ये लोकसभा में इसके ऊपर बहस होती है और उसके बाद में ये अप्रूव होता है। नेक्स्ट है ट्विन डेफिसिट की जो प्रॉब्लम होती है वो किसके साथ में संबंधित है इनमें से? तो ट्विन डेफिसिट को इसको कहा जाता है जब राजकोषीय घाटा भी ज्यादा हो और साथ में चालू खाते का जो घाटा है वो भी ऊंचा होता है। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूंजीगत प्राप्तियों की इनमें से कौन सी मद है सरकार की? ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियों की मद जो है वो ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्तियां, सरकार की राजस्व प्राप्ति का स्रोत इनमें से कौन सा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो है। अगला है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, रोजगार गुणक की जो अवधारणा है वो किसने विकसित की थी? RF काहन ने। नेक्स्ट है जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट प्रणाली जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? पीटर ए पायर के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चालू खाते में घाटा जो है वो बड़ा है 2018-19 में, उसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे आयात जो है वो निर्यातों की तुलना में ज्यादा बड़े हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ठीक है, इनमें से राजस्व व्यय में किसको सम्मिलित किया जाएगा? ठीक है, राजस्व व्यय क्या होता है? जिससे अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई विकासात्मक कार्यों के ऊपर खर्चा नहीं होता, वो वाला है। ठीक है, और इसमें एक तरह से क्या होता है, सरकार के जो दायित्व होते हैं उनमें भी कमी नहीं होती है। तो इसमें अगर हम देखें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 10,000 रुपए तक की जो करेंसी है वो नोट जारी कर सकता है मैक्सिमम। नेक्स्ट है 2019-20 का जो संघीय बजट है उसके अनुसार अगर हम देखें इनका उनके ऊपर जो सरचार्ज है 37%, तो ये किसके लिए है? ये हो जाएगा आपका 5 करोड़ की इनकम से ज्यादा होने पर 37% जो है वो सरचार्ज लगेगा। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है बजट को बनाने और उसे प्रेजेंट करने के लिए?
तो ये हो जाएगा आपको बजट बनाने का जो काम है, प्रिपेयर करने का जो काम है, वो किसके द्वारा किया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन बी। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? मुंबई में। अगला कोब डगलस उत्पादन के फलन के बारे में है, और कोब डगलस उत्पादन फलन की विशेषताओं के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है गिफिन गुड्स के बारे में। गिफिन गुड्स को अगर हम ग्राफ से प्रदर्शित करें तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन आएगा? पॉजिटिव रिलेशन आएगा, और डिमांड कर हमारा अपवर्ड स्लोप बनेगा, ऊपर की ओर उठता हुआ। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, धनात्मक ढाल। अगला है किस दशक में जनसंख्या वृद्धि जो है वो ऋणात्मक रही है? 1911 से 1921 के दशक की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि दर क्या रही है? ऋणात्मक। नेक्स्ट है कीन्स के अनुसार मुद्रा की जो लेन देन मांग होती है वो किसका फलन होती हैं? इनकम के ऊपर निर्भर करती हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, आय के ऊपर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध उपभोग और आय के बीच में कब होगा? दीर्घकाल में, ठीक है, जब एमपीसी जो होगी वो एपीसी के बराबर होती हैं, और ये हमारा उपभोग फलन इस आकार का बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि ग्रोस इन्वेस्टमेंट धनात्मक है, पॉजिटिव है, सकल निवेश अगर धनात्मक है, तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है, शुद्ध निवेश है, वो भी क्या होगा? धनात्मक होगा। अगला है नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइस हायर देन नेशनल प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक कब होता है? जब चालू वर्ष की कीमतें हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में, आधार वर्ष की तुलना में अगर बढ़ती हैं, कीमतें अगर बढ़ेगी, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडर अटार्की क्लोज्ड इकोनॉमी? जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसके संदर्भ में अगर हम देखें, बंद अर्थव्यवस्था में विदेशों से लेन देन नहीं होता है, तो जीडीपी जो है वो जीएनपी के बराबर होगा। निम्न में से राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, जो ब्याज की दरें हैं उनको स्थिर रखना, ये काम नहीं होता है राजकोषीय नीति का। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग बजटरी डेफिसिट? ठीक है, जो बजटी घाटा है उसकी अवधारणा की अगर हम बात करें तो उस समय इनमें से कौन सा घाटा नहीं लिया जाता है? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एक कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन इंप्रूव बाय डीवैल्यूएशन, ठीक है, किसी देश का भुगतान संतुलन जो है उसको अवमूल्यन के द्वारा सही किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, जो आयात और निर्यात हैं उनकी मांग की इकाई, मांग की जो लोच है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? इकाई से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें होना चाहिए ए। और फिर अंतिम प्रश्न जो है हाई डेफिसिट, ठीक है, जो घाटा है, अगर किसी अर्थव्यवस्था में घाटा अगर ज्यादा है तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी, इन्फ्लेशन। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो लगभग आज हमने 100 प्रश्न जो इसको सोल्व करने का प्रयास किया है। इसमें से हो सकता है कि आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं 5% के आसपास अगर हम देखें तो उसमें जो आंसर है वो चेंजेस हो सकते हैं। बाकी जहां तक मेरा प्रयास यह है उनको आपको अधिक से अधिक जो क्वेश्चन है उनको सही करने का मैंने प्रयास किया है। अगर किसी में आपको कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। थैंक यू।